आज हम बात करेंगे बॉडी एरिया नेटवर्क। बॉडी एरिया नेटवर्क इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, जहाँ पर एक उभरता हुआ एक क्षेत्र है जहाँ खेल इत्यादि संचारों के और सुरक्षा में अनोखे अनुप्रयोग तथा वायु देखभाल में क्रांति लाने के लिए ये एक संभाव्यता है। ये प्रौद्योगिकी मतलब ये टेक्नोलॉजी बेतार संचार प्रोटोकॉल उपलब्ध करती है, जिससे आपसी संचार के अल्प ऊर्जा संवेदक कार्य करने में सक्षम होते हैं और फिर यह सूचना स्थानीय बेस स्टेशन पर भेजे जाते हैं और साथ ही इन्हें दूर दराज के बिंदुओं पर भेजा जाता है। बैंड का एक उदाहरण रोगी की त्वचा पर या उसके नीचे चपटे छोटे संवेदक रखना होता है, ताकि चिकित्सक अपने रोगियों के निगरानी में वास्तविक समय के अनुसार जैव संकेत इसको उनको कर सके। उसके बाद आते हैं हमारे बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इसको BGP भी कहते हैं, आधुनिक नेटवर्क में अनुकूलन एकदम आपका जो इसको हम कह सकते हैं कि अनुकूलतम सबसे जो आपका अनुकूल में होते हैं रूटिंग मार्ग निर्धारण के मुद्दे को संबोधित करता है। आज के पोषण नियंत्रित प्रोटोकॉल जो आपका कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है, यानी TCP/IP कहते हैं इसको, नियंत्रित प्रोटोकॉल यानी कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको कहते हैं TCP/IP कहते हैं। तो TCP/IP नेटवर्क में BGP वास्तव में अंतर प्रक्षेत्र रूटीन का कार्य करता है। अब BGP के पुराने हो चुके बाहरी गेटवे प्रोटोकॉल जो EGP है, इसके पूर्ववर्तियों का स्थान ले लिया है, क्योंकि कोर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल अब वैश्विक इंटरनेट का इस्तेमाल इसमें अब क्या करते हैं, वैश्विक इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आती है आपका ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में क्या होती है, एक ऐसा शब्द जो इंटरनेट और टेलीकॉम के बारे में बात करते हुए अक्सर सुनाई देता है, और यह है ब्रॉडबैंड। गेम डाउनलोड करने के लिए, ट्विटर या फेसबुक प्रोफाइल को देखते समय या वीडियो देखने के लिए इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन की हमें आवश्यकता होती है। एक ब्रॉडबैंड चैनल अनेक सारे संकेतों को ले जाने में सक्षम होते हैं। इनकी कुल क्षमता को अनेक बहुगुणकों में बांटा जाता है। स्वतंत्र बैंडविड्थ चैनल के साथ एक विशिष्ट आवृत्ति रेंज पर चलने वाले अनेक चैनल होते हैं। ब्रॉडबैंड को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस भी कहते हैं। ब्रॉडबैंड को हम हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को कहा जाता है। फिर आता है आपका CDMA। CDMA क्या होता है, इसमें कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, इसको CDMA कहते हैं। आप देखे होंगे कि आपके लैपटॉप इत्यादि में यह आपका एक मिलती है, CDMA मिलती है, पोर्ट मिलती है। तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस CDMA तीसरी पीढ़ी की डिजिटल सेलुलर प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। यह उच्च प्रतिस्पर्धा वाले सेलुलर सेवा बाजार में बहुत लोकप्रिय है। CDMA की विशेषता ये होती है कि इसमें संचार नेटवर्क के अलग अलग प्रयोक्ताओं की आवृत्ति रेंज को सीमित किए बिना अधिक बैंडविड्थ उपलब्ध होती है। इस प्रकार एक दिए गए समय बिंदु पर नेटवर्क में कई प्रयोक्त एक साथ हम संचार कर सकते हैं। फिर आते हैं आपका सीग्रेक्स क्या होती है, सीग्रेक्स कोयोस गेम के रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लोरर क्रम देखने तथा RNA, DNA एवं अमीनो एसिड क्रमों सहित जैविक क्रमों का पैटर्न को विश्लेषण करने के लिए एक सहज जैव सूचना विज्ञान का साधन है। फिर आता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग नए समय में उभरती हुई सूचना प्रौद्योगिकी की आपूर्ति का मॉडल है, जिसे मूल सूचना संरचना प्रशिक्षण या सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में निवेश की ज़रूरत के बिना
क्षमता को बढ़ाने या क्षमता में जोड़ने के लिए इंटरनेट से प्रेरित अर्थव्यवस्था से पहचाना जा सकता है। आज क्लाउड कंप्यूटिंग सूचना प्रौद्योगिकी के सभी कार्यपालकों के लिए एक नई भाषा है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड केवल एक रूपक होते हैं। ये दूर दराज स्थित सर्वर होते हैं, सर्वरों के रेंज के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है जहां कंप्यूटिंग अनुप्रयोग निहित होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी को समझाने का एक सरल तरीका यह है कि ईमेल अनुप्रयोग जैसे याहू मेल या हॉटमेल इत्यादि के बारे में, साथ ही यदि आप अपने लैपटॉप पर MS वर्ड के स्थान पर गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग परिवेश का एक पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों में प्रयोक्ताओं को बेहतर अनुभव, कार्यभार अनुकूलन तथा सेवा आपूर्ति में सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी लागतों और जटिलताओं में कमी आदि शामिल होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के सामान्य उपकरणों में SaaS एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, MSP प्रबंधित सेवा प्रदाता, यूटिलिटी कंप्यूटिंग आदि शामिल होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को अनेक उद्यम अनुप्रयोग में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लस्टल W लाइट DNA तथा प्रोटीन के लिए एक सामान्य प्रयोजन संरक्षण प्रोग्राम है। क्लस्टल W लाइट विभिन्न प्रोटीन क्रमों के संरक्षण के लिए उन्नत संवेदनशीलता का दावा करता है। फिर आता है आपका क्रिप्टोकोएनालिसिस। क्रिप्टोकोएनालिसिस दो शब्दों से बना है। क्रिप्टोस का अर्थ होता है छुपा हुआ, जबकि एनालिन का अर्थ होता है ढीला कर देना या खोल देना। इसको याद रखेंगे। ये कोड को तोड़ने या कोड को समझने का कार्य करती है। क्रिप्टो एनालिसिस छुपी हुई सूचना का सही अर्थ जानने की विधियों का अध्ययन है, जो ये प्रारूपिक तौर पर इसमें गोपनीय कुंजी शामिल होते हैं। इस प्रकार गुप्त सूचना तक पहुंच के बिना अर्थ प्राप्त करना, जो ऐसा करने के लिए सामान्य आवश्यकता है। इसमें जब हम करते हैं तो हमें गुप्त सूचना तक हम नहीं पहुंचते हैं, लेकिन हम इसको ये अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। साइबर सुरक्षा हमले के दौरे में क्रिप्टो एनालिसिस का अत्यधिक महत्व होता है। फिर आपका आता है कैपेसिटिव एक्सेलेरोमीटर। कैपेसिटिव एक्सेलेरोमीटर वाणिज्यिक रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम MEMS इनमें से एक है। इसका इस्तेमाल इंजन के कंपन परीक्षणों, प्रोडक्ट शेकर्स, विश्रांति परीक्षण, संरचनात्मक मूल्यांकन के अलावा अन्य अनेक अनुप्रयोगों में किया जाता है। कैपेसिटिव एक्सेलेरोमीटर उन परिसर में प्रचलित किया जाता है जिनमें जब कभी एक संवेदनशील संरचना एक अधिरोपित त्वरण के कारण विचलित होती है और कैपेसिटेंस के में ये बार बार बदलाव करते हैं। कैपेसिटेंस में बार बार बदलाव होते हैं। एक कैपेसिटेंस एक्सेलेरोमीटर पीजो रेजिस्टिव एक्सेलेरोमीटर के समान कार्य करती है, किंतु यह तुलनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील है। कैपेसिटिव एक्सेलेरोमीटर की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं इस प्रकार है कि इनका आवृत्ति कवरेज बहुत अच्छा होता है, इनमें उच्च स्तरीय आउटपुट के संकेत मिलते हैं तथा ये ध्वनि व्यवधान के प्रति सुरक्षित होते हैं इत्यादि इत्यादि। फिर आता है आपका कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब अनिवार्यतः ग्रेफाइट कार्बन की आणविक स्तर की नलिकाएं हैं
जो इलेक्ट्रॉनिक तथा अन्य उल्लेखनीय गुण प्रदर्शित करती है। अत्यंत पतली कार्बन नैनोट्यूब का व्यास मनुष्य के बाल से 10,000 गुना कम होता है, याद रखेंगे, और यह सबसे मजबूत तथा कठोर तंतुओं में से एक है। बोधात्मक विज्ञान। बोधात्मक विज्ञान एक अंतर विषय क्षेत्र है जिसमें इस विषय से जुड़े और विरोधी सिद्धांतों की व्यापक रेंज निहित होते हैं। जो सोचने की प्रक्रिया इसमें मस्तिष्क में सूचना के प्रस्तुतिकरण और रूपांतरण के बारे में है। बोधात्मक विज्ञान की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तंत्रिका विज्ञान, भाषा विज्ञान सहित अनेक विषयों की अंतर्दृष्टि निहित होते हैं। फिर आता है आपका अगला पार्ट होती है CMOS। CMOS या पूरक धातु ऑक्साइड अर्धचालक अल्प ऊर्जा खपत और उच्च स्विचिंग गतियों द्वारा पहचानी जाने वाली एक सर्वाधिक लोकप्रिय अर्धचालक निर्माण प्रौद्योगिकी है। CMOS ऐसे अर्धचालक है जिनका उपयोग डिजिटल लॉजिक परिपथों जैसे माइक्रो प्रोसेसरी, फिर आपका स्टैटिक रैम, फिर आपका सूक्ष्म नियंत्रकों में व्यापक रूप से किया जाता है। इसका ये इस अंग्रेजी में दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री नाम इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि N तथा P ये MOSFET की आवश्यकता पूरक धातु अर्धचालक जो CMOS द्वारा होती है। फिर होता है आपका संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड। संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल ऐसे अनुप्रयोग में किया जाता है जहां व्यक्तिगत सूचना को सुरक्षित रखने के साथ ही शीघ्र तथा सुरक्षित लेन देन की आपूर्ति करना आवश्यक होता है। तो जैसे बैंकिंग वगैरह के लिए अब संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड, इनके कुछ सामान्य अनुप्रयोग शामिल होते हैं। इनमें कुछ सामान्य प्रयोगों में शामिल होते हैं। इसमें पहचान पत्र, भुगतान कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स पासपोर्ट, मास ट्रांजिट प्रणाली में संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड आदर्श विकल्प होते हैं, क्योंकि इन्हें पर्स से कार्ड को निकाले बिना इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ख्याल रखेंगे मास ट्रांजिट प्रणालियों में संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड एक अच्छा विकल्प होती है, क्योंकि इसमें पर्स से कार्ड को निकाले बिना इस्तेमाल किया जा सकता है। संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड में आप याद रखेंगे इनको एम्बेडेड स्मार्ट कार्ड, सुरक्षित सूक्ष्म नियंत्रक, आंतरिक मेमोरी और छोटे एंटीना होते हैं। चिप तथा रीडर के बीच संपर्क रहित रेडियो आवृत्ति, इसके RF अंतर पृष्ठों के मध्यक्रम से होता है। फिर आपका DNA या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मानव तथा अधिकांश अन्य जीवित जीवों में पाई जाने वाली आनुवंशिक या वंशानुगत सामग्री है। DNA अधिकांशतः कोशिकाओं के नाभिक में भंडारित होते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। फिर आप कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक सामग्री। डाई इलेक्ट्रिक सामग्री को अल्प विद्युत चालकता से पहचाना जा सकता है और इस प्रकार इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युत पुर्जों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक सामग्री में इनका विद्युतीय क्षेत्र रिसाव की न्यूनतम संभावना के साथ स्थायी होते हैं। कांच, प्लास्टिक, माइका और पोर्सेलिन यानी सिरेमिक जैसे ठोस पदार्थों में अच्छे डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ है। डाई इलेक्ट्रिक सामग्रियों के प्रमुख अनुप्रयोग अर्धचालक चिप बनाने में होता है, जहां इनका उपयोग आपस में इंसुलेटिंग ट्रांजिस्टर के लिए किया जाता है। फिर आपका आता है डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजर। डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजर ये नॉन लीनियर इक्वलाइजर होते हैं।
जहां आगे जाने वाली और फीडबैक फिल्टर होते हैं। DFE इस्तेमाल करने का प्राथमिक लाभ ये होता है कि इसमें ISI यानी इंटर सिंबल इंटरफेसेस को रद्द किया जाता है तथा उच्च डेटा गति संप्रेषण में शोर को न्यूनतम मतलब कम से कम बनाया जा सकता है। इसको तो आप कहते हैं डोमेन नाम प्रणाली, डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS, बहुत महत्वपूर्ण है। डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजर, डोमेन नेम सिस्टम में डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजर नॉन लीनियर इक्वलाइजर है जहां आगे जाने वाले और फीडबैक फिल्टर होते हैं। DFE का इस्तेमाल करने का प्राथमिक लाभ ये होता है कि इससे ISI यानी इंटर सिंबल इंटरफेरेंस इसको कैंसिल आउट करता है, रद्द किया जाता है तथा उच्च गति डेटा संप्रेषण में शोर बढ़ने को न्यूनतम बनाया जा सकता है। फिर आता है आपका .NET, बहुत हमें फैमिलियर है इससे। .NET सभी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का एक अनुप्रयोग है। यहाँ विकासकों को सभी अनिवार्य साधन और संग्रह प्रदान करता है ताकि वे शीघ्रतापूर्वक और आसानी से विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकें। वास्तविक प्रयोक्तों को उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित अनुप्रयोग प्राप्त करने में .NET की सहायता मिल सकती है। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम प्रणाली या डोमेन नेम सिस्टम, यह संक्षेप में कहा जाए तो DNS एक वितरित इंटरनेट निर्देशिका सेवा है। सरल शब्दों में यह इंटरनेट डोमेन का पता लगाने में सहायता देता है और उसे IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल में बदल देता है। DNS के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि DNS धीमा है या कार्य करने में असफल रहता है तो हमें वेब एड्रेस को पता नहीं लगा सकेंगे और ईमेल द्वारा अंतरण संभव नहीं होगा। डेंस वेवलेंथ डिविजनल या डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डेंस वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग या संक्षेप में कहा जाए तो DWDM वैश्विक नेटवर्क प्रौद्योगिकियों में आधुनिकतम है। DWDM को डेटा ले जाने की क्षमता में वृद्धि, गति में वृद्धि, सेवा के अपेक्षाकृत कम लागत पर लचीलापन और विश्वसनीयता से पहचाना जाता है। एक DWBM ऑप्टिकल फाइबर समान प्रकार के DWDM फाइबर की तुलना में अधिक या तुलना में कह सकते हैं कि प्रभावी रूप से जुड़ सकता है और अनेक संकेतों का प्रेषण कर सकता है। उद्यम संसाधन प्रबंधन उन सभी प्रकार की सूचनाओं के व्यवस्थित ट्रैकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर साधन है जो एक व्यापार में प्रवाहित होती है। ये सूचनाएं पूंजी, जनशक्ति, माल सूची, समय आदि इत्यादि के रूप में ERM को किसी संगठन की दक्षता और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर ईथरनेट एक मानक संचार प्रोटोकॉल है और यह स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क LAN बनाने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रौद्योगिकी है। ईथरनेट प्रौद्योगिकी 1980 में, याद रखना 1980 में एक लंबी यात्रा करके आई है जब इसे व्यापक रूप से आधुनिक गीगाबाइट ईथरनेट टेक्नोलॉजी में 1000 Mbps तक पीक निष्पादन गति प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर आता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। ईथरनेट के याद रखेंगे कि ईथरनेट कैसे आपका हमें किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ। ये एक मानक संचार प्रोटोकॉल होती है और यह एक स्थानीय नेटवर्क LAN बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होती है ईथरनेट का। ये टेक्नोलॉजी 1980 से आपका एक लॉन्ग जर्नी करते हुए इसका डेवलपमेंट हुई है
और अभी जो आधुनिक जो होते हैं वो गीगाबाइट में इथरनेट टेक्नोलॉजी से 1000 Mbps तक के पीक को निष्पादन गति आपका देने के लिए उपयोग होती है। फाइबर ऑप्टिक्स मूलतः प्रकाशीय रूप से शुद्ध कांच या प्लास्टिक के बने हुए मानक है जिन्होंने दूर संचार, टेलीफोन, इंटरनेट, केबल टीवी इत्यादि में क्रांति पैदा कर दिए हैं, क्रांति उत्पन्न कर दिए हैं। फाइबर ऑप्टिक्स, जिसको हम आजकल बहुत सबको फैमिलियर है इससे। मनुष्य के बाल के समान पतले फाइबर ऑप्टिक तंतुओं का समुद्र के नीचे सहित लंबी दूरियों में डिजिटल संकेतन के प्रेषण हेतु इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर को आपस में जोड़कर प्रकाश संकेत भेजने के लिए मोटे ऑप्टिकल केबल बनाए जाते हैं। दूर संचार के साथ ऑप्टिकल फाइबर का चिकित्सा और रक्षा अनुप्रयोगों में बृहद पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है आपका फाइबर ब्रेक ग्रेटिंग्स। फाइबर ब्रेक ग्रेटिंग्स प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर संचार उद्योगों में बहुत बड़े पैमाने में किया जाता है। फाइबर ब्रेक ग्रेटिंग्स का उपयोग दूर संचार प्रौद्योगिकी में इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका उपयोग सिग्नल प्रोसेसिंग, सेंसर, फाइबर लेज़र, वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, ब्रॉडबैंड फिल्टरिंग, लेज़र स्थिरीकरण आदि में किया जाता है। फाइबर ब्रेक ग्रेटिंग में या फाइबर ब्रेक ग्रेटिंग या संक्षेप में कहा जाए तो इसमें इसको FBG का उपयोग जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। एक एकल फाइबर मोड के रूप में एक एकल फाइबर मोड फाइबर के या एक एकल मोड फाइबर के कोर केंद्र को सघन पराबैंगनी प्रकाश के आपका आवधिक पैटर्न में पार्श्व रूप से उद्भावित किया जाता है। इस उद्दीप के परिणाम स्वरूप फाइबर के कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जिसे कहते हैं, इसमें स्थायी वृद्धि हो जाती है। इस गतिविधि से उद्दप्त प्रणाली पर आधारित नियत इंडेक्स मॉड्यूलेशन का सृजन किया जाता है। नियत इंडेक्स मॉड्यूलेशन को हम ग्रेडिंग भी कहते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए कि इसकी ग्रेडिंग का क्या अर्थ होती है। फील्डर प्रोग्रामेबल गेट एरे, इसको क्या बोलते हैं? FPGA। फील्डर प्रोग्रामेबल गेट एरे युक्तियों को युक्तिसंगत या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। एक FPGA में समैतिक परिपथ IC जिसे कहते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इंग्लिश में बोलते हैं, ये शामिल होते हैं। IC ने सामान्य प्रयोजन युक्ति संगत परिपथ को 2 डायमेंशन द्वि आयामी अरे होती है, जिसको ये अरे कहते हैं इसको इंग्लिश में, जिसको लॉजिक ब्लॉक या सेल कहते हैं। इनके कार्य प्रोग्राम करने योग्य होते हैं। इन सभी सेलों को प्रोग्राम करने योग्य बसों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। बस कहते हैं इसको, बस के जरिए इसको जोड़ते हैं। एक FPGA युक्त मूलभूत वास्तु संरचना में अभिविन्यास योग्य लॉजिक ब्लॉक जो CLB जिसे कहते हैं, CLB के अरे होती है, जिसे अभिविन्यास योग्य इंटरकनेक्ट संरचना इसमें हम एम्बेडेड किया जाता है। CLB के सभी तरह अभिविन्यास योग्य जो IO ब्लॉक जिसको IOB कहते हैं, IOB होते हैं। FPGA प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में भिन्न भिन्न क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनाए जाते हैं, जो वीडियो तथा इमेजिंग के उपकरणों से लेकर अंतरिक्षयान के लिए सर्किट और अत्यंत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, जिनके लिए उच्च विश्वसनीयता और अत्यंत विपरीत परिवेश के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। यह हमने अध्ययन किया फील्डर
प्रोग्रामेबल गेट एरे। इसके बाद हम अगली क्लास में इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम अध्ययन करेंगे। इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसके MCQs करेंगे। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।